हे फाइनेंस मैनेजर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सीए रौनक अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस। लास्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे पार्ट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 9 है ये सीबीएसई 12th कॉमर्स करिकुलम के हिसाब से, और पार्ट 9 हम ख़त्म कर चुके थे। आज है पार्ट 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 10 में अपन पढ़ने वाले कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये प्योरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और इसमें प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा आपको और प्रैक्टिकली प्रूव भी कराऊंगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यू एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेनिफिशियल है। आपसे कंपनी क्वेश्चन करेगी कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हमको रखना चाहिए, कितना डेप्थ कितना इक्विटी रखना चाहिए, तो उस वक्त आपको जवाब देना होगा और उस जवाब के लिए मैं आपको आज तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन अभी अपने को कुछ पता नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहले अपन देखेंगे। ये 6 हेडिंग में आपको ये कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कस करवाऊंगा। फर्स्ट वन इज़ मीनिंग। पहले अपन मीनिंग देखेंगे, फिर अपन ये देखेंगे कि विच प्रोपोर्शन इज़ बेस्ट, मतलब डेप्थ कितना इक्विटी कितना, वो बेस्ट कब होगा। डेप्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है वो डिस्कस करेंगे, और फाइनल कंक्लूजन मैं लास्ट में दूंगा। इसके बीच में मैं 2 एग्जांपल भी है मेरे पास, स्क्रीन में मैं रेडी करके रखा हूँ स्लाइड्स, वो आपको दिखाऊंगा और उसके बेसिस में मैं प्रूव करूँगा और लास्ट में अपन फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और ये कंक्लूजन आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। और एक चीज़ मान करके चलिए कि आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं एकदम कंक्लूजन वाइज मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करवाऊंगा, वही चीज़ को नहीं घुमाऊंगा। देखो, आप जितने भी बुक्स पढ़ेंगे तो उसी में यही टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है और कंक्लूज़न सही तरीके से दिया नहीं गया है, बट मैं आपको जो बताऊंगा वो एकदम फाइनल कंक्लूज़न रहेगा और वो कम से कम 10 से 15 पेज का क्रक्स मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ध्यान से बने रहेंगे मेरे साथ। अपन स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल मतलब है कैपिटल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम से जैसे पता चल रहा है, कैपिटल का स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या हो सकता है? डेप्थ हो सकता है, इक्विटी हो सकता है। ठीक है, डेप्थ हो सकता है, इक्विटी हो सकता है। ठीक है, तो या इन दोनों का मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है सिंपल सेंस में कि आपके कंपनी में कितना डेप्थ है, कितना इक्विटी है। अगर डेप्थ ज़्यादा है तो क्यों है, इक्विटी ज़्यादा है तो क्यों है, या फिर डेप्थ कम क्यों है, इक्विटी ज़्यादा क्यों है। जो भी इन दोनों का मिक्सचर के बारे में अपन जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको बोलते हैं अपन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मीनिंग अपने डिस्कस किए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी इन ए कंपनी। प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी। ठीक है, जैसे अगर कंपनी का कैपिटल है 50 लाख, तो उसमें से डेप्थ कितना होगा और इक्विटी कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 30 इक्विटी है और ये 20 डेप्थ है। डी फॉर डेप्थ, ई फॉर इक्विटी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमसे पूछेंगे कि ये कैसे पता चला आपको कि 20 ही डेप्थ है और 30 इक्विटी है। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि डेप्थ कितना होगा और इक्विटी कितना होगा। कोई भी कंपनी का ये फिक्स नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोपोर्शन इज बेस्ट। विच प्रोपोर्शन इज बेस्ट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोपोर्शन उसके लिए बेस्ट है। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल ऑफ थंब नहीं है कि 20% डेप्थ होना चाहिए, 30% इक्विटी होना चाहिए।
ठीक है, या 50% डेप्थ होना चाहिए, 50% इक्विटी होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोपोर्शन फिक्स नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम बहुत इसमें बड़े बड़े जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक फिक्स्ड फार्मूला है जो कि मैं आपको फाइनल कंक्लूजन के तरफ दूंगा। वो फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो हर टाइप के आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं। और यू एज ए फाइनेंस मैनेजर, आप अगर स्टूडेंट भी हैं, अभी स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी तो फ़िलहाल आपको CBSE का जो एग्ज़ाम है या फिर अदर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो उसके लिए आपके प्रैक्टिकल नंबर्स भी कवर होते हैं। इस टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर होते हैं, लाइक अकाउंटेंसी। इसमें इस टॉपिक से, कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक से बहुत टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि आप सॉल्व कर पाएंगे। कब? जब आप ये सिचुएशन को समझेंगे, ये पूरा टॉपिक को समझेंगे। और आज का वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ऐसा एक फॉर्मूला दूंगा आपको जिसको कि आप यूज़ करते ही आपको विद इन सेकेंड्स पता चल जाएगा, विद इन सेकेंड आप जान जाएंगे कि हमको कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है और किस टाइप से प्रोसीड करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ईजी बन जाएंगे। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ डेप्थ। देखो डेप्थ में कैसा स्माइली है, ये गुस्सा वाला स्माइली है ना, आप सब जानते हैं। तो जो डेप्थ होल्डर होते हैं, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, डेप्थ और इक्विटी का मतलब तो पता ही होगा। आई होप आप 12th क्लास में पहुंच गए, अराउंड चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डेप्थ का मतलब आपको पता है। डेप्थ मतलब जो लोन होता है कंपनी का, डिवेंचर्स होते हैं। और इक्विटी मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर से जो पैसा होता है उसको इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। देखो सर पे ताज है ना, तो ये मालिक हैं। और ये डेप्थ वाले का सर फेस लाल है, तो इसका मतलब ये गुस्से में है। तो ये लोग जो डेप्थ वाले होते हैं, डेप्थ को बोला जाता है कि दे आर चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डेप्थ को बोला जाता है चीपर सोर्स, बट चीपर बट रिस्की। चीपर बट रिस्की। रिस्की क्यों है भाई? क्योंकि अगर इनको इनका इंटरेस्ट नहीं दिया गया तो ये गुस्से वाले लोग हैं, ये कंपनी से इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। अगर कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये कंपनी को बंद करवाने का ताकत भी रखते हैं। चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, ये कंपनी से इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, कंपनी से मांग करते हैं कि हमको इंटरेस्ट दिया जाए, हमको हमारा इंटरेस्ट चुकाया जाए, हमको हमारा कर्ज चुकाया जाए। और अगर इनको सही टाइम पे इंटरेस्ट और इनका पैसा वापस नहीं दिया गया तो ये कंपनी को लिक्विडेट भी करवा सकते हैं, कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग रिस्की माने जाते हैं। लेकिन ये सस्ता सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। सस्ता सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्यों है? क्योंकि इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही देना पड़ता है। कंपनी को इनको फिक्स अमाउंट ही देना पड़ता है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका होगा, सपोज 10% या 20%, उतना ही देना पड़ता है। इनको प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं है। कंपनी में प्रॉफिट होगा तो भी 20% लेंगे, कंपनी में लॉस होगा तो भी 20% लेंगे। ठीक है, 20% इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10%, 20%, 15%, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नाउ उसके ऑपोजिट, उसके ठीक ऑपोजिट जो इक्विटी वाले होते हैं, इक्विटी वाले जो होते हैं वो कॉस्टली सोर्सेस है। दे आर कॉस्टली सोर्स बट कॉस्टली सोर्स बट सेफ माने जाते हैं। क्योंकि देखो ये मालिक हैं, मालिक लोगों को तभी पैसा मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाता है, तो इसीलिए इनको सेफ बोला गया है। ठीक है, इनको लॉस के, कंपनी का लॉस अगर है तो कंपनी इनको डिविडेंड नहीं देगा तो भी चलेगा। ठीक है, बट कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तो इन लोगों को ज़्यादा इनको रिटर्न चाहिए, तो ये कॉस्टली सोर्स माना जाता है। ठीक है, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा टेक्स्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? बेस्ट स्ट्रक्चर वही है जो आपके कंपनी का वेल्थ को बढ़ा दे।
जो आपके कंपनी का वेल्थ को बढ़ा दे, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ा दे। जो बेस्ट स्ट्रक्चर वही है जो शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज कर दे। ठीक है, शेयर होल्डर के वेल्थ को इंक्रीज, एरो ऊपर है मतलब इंक्रीज। ठीक है, शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हो जाए, या फिर शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाए जिससे, ठीक है, वही स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिससे कि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हो, शेयर का प्राइस इंक्रीज हो, या फिर अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आपके अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर दे, या फिर शेयर प्राइस को इंक्रीज कर दे, या फिर शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज कर दे। शेयर होल्डर्स वेल्थ मतलब शेयर होल्डर्स का इनकम, शेयर होल्डर्स का पैसा, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो बेस्ट स्ट्रक्चर वही माना जाएगा जो कि ये तीन काम करवाने में हेल्प करे। ठीक है, अब बेस्ट स्ट्रक्चर, अब आप पूछेंगे कि ये तीन काम कैसे होगा। ये तीन काम कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया विच प्रोपोर्शन इज बेस्ट, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड कंपनी एंड मार्केट। देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स आर देयर, जिसको कि अपन देख करके ये डिसाइड करते हैं विच इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर। और बेस्ट स्ट्रक्चर तभी प्रूफ होगा जब ईपीएस इंक्रीज हो, शेयर प्राइस इंक्रीज हो, शेयर अर्निंग इंक्रीज हो। देखो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, इसी को इनडायरेक्टली शेयर होल्डर वेल्थ का सिंपल भाषा में मैं लिखा हूँ ईपीएस। ठीक है, शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज हो दैट मीन ईपीएस इंक्रीज हो, शेयर प्राइस इंक्रीज हो। ठीक है, मतलब शेयर का भाव इंक्रीज हो मार्केट में। जैसे कि 100 रुपये का शेयर है, आपने 100 रुपये में खरीदा था, अभी वो शेयर का भाव हो गया 300, 400, 500, तो यू कैन से द शेयर प्राइस इंक्रीज एंड इट विल रिजल्ट इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है, कब ऐसा होगा, फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन दे दूं या फिर बाद में दूंगा, ये आप बताइए। चलो दे देते हैं आपको फाइनल कंक्लूजन, फिर उसके बाद मैं आपको क्रक्स, फिर आपको सिचुएशन डिस्कस जब कराऊंगा तब और एक बार बता दूंगा। फाइनल कंक्लूजन ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। फाइनल कंक्लूजन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इतना क्रक्स में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। लिख के रख लीजिए, ये है ब्रह्मास्त्र। ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आपका हर नंबर में ये ब्रह्मास्त्र आपका काम आएगा। और इसमें जो छोटा छोटा जो नोट्स लिखा हुआ है वो आप चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं ये क्रक्स वाला बात कर रहा हूँ। मैं आपके बुक का बहुत सारा पेज को कवर कर रहा हूँ इसमें मैं। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन एक फॉर्मूला है। इफ ROI is greater than rate of interest of debt, then अगर ROI जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेप्थ से ज़्यादा है तो डेप्थ फाइनेंसिंग इज़ एडवाइजेबल। तो डेप्थ फाइनेंसिंग इज़ एडवाइजेबल। ठीक है, अगर जो ROI है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर से ज़्यादा है तो डेप्थ फाइनेंसिंग एडवाइजेबल है। अभी आपको समझ में नहीं भी आएगा तो आप सुन लीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसको भूल जाएंगे जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। फिर भी किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। एंड
सिचुएशन 2, if ROI is less than rate of interest of डेप्थ, उस केस में इक्विटी इज एडवाइजेबल। ये है फाइनल क्रक्स, ठीक है, फाइनल ब्रह्मास्त्र, जो कि आपके हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में काम आएगा। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो मैं यहाँ पे रखा था क्वेश्चन, विच प्रोपोर्शन इज़ बेस्ट, उसमें ये, उसको निकालने के लिए ये काम आएगा, यही फार्मूला। और बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, यही फार्मूला बताएगा। फाइनल कंक्लूजन क्या है, यही फार्मूला। तो इफ़ आर ओ आई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बताया था आपको पहले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है फार्मूला, फिर से बता दूंगा जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे। इसको आप नोट करेंगे तो कर सकते हैं बिल्कुल, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप भूल जाएंगे, मैं पूछूंगा आपको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आर जो है वो ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से, तो डेप्थ फाइनेंसिंग एडवाइजेबल, मतलब कंपनी में डिवेंचर इशू करना एडवाइजेबल, कंपनी में डेप्थ से पैसा लेके आना एडवाइजेबल है, ठीक है। कंपनी में लोन से पैसा लेके आना एडवाइजेबल है। कब, जब आरओआई जो है वो ज़्यादा है। आरओआई का जो रेट है ये भी परसेंटेज में होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी परसेंटेज होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्थ या डिवेंचर या लोन जो भी बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्थ बोलते हैं इसको सिंपल में। तो अगर आरओआई ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्थ, तो डेप्थ फाइनेंसिंग एडवाइजेबल है। अगर आरओआई कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेप्थ से, तो इक्विटी इज़ एडवाइजेबल, ठीक है। इतना बात याद रखेंगे आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपन इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, अपन एक क्लास में पढ़े थे ना, पार्ट 3 या पार्ट 4 में, पार्ट 3 में पढ़े थे ये वाला चीज़ कि हाउ टू कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, पढ़े थे ना। तो उसमें मैं बता दिया था आपको, अभी फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए उनके लिए। अगर पहले निकालते हैं EBIT, ये क्वेश्चन में दिया होगा, उससे माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो क्या आता है PBT, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसे माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कि पैट बोलते हैं। फिर उससे माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। या फिर हाउ टू कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ये निकाल रहे हैं अपन। फिर इससे डिवाइडेड करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आता क्या है EPS, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अपन निकाल क्या रहे हैं, शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। यहाँ से अपन को देखना है ना कि बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है जिससे कि शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज़ होगा, EPS इंक्रीज़ होगा। तो ये EPS निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये डिटेल में अगर आपको सीखना है तो पार्ट 3 या पार्ट 4 है, ठीक है, आप उसमें देख लेंगे। पार्ट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो है इस चैनल में, आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पूरा। पार्ट 2 या 3 में है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं देखा हूँ। पार्ट 2 या पार्ट 3 में आप देखेंगे तो उसमें डिटेल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं, ये प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला जो अपन मैं आपको दिया हूँ उसको प्रूफ करना है। अगर ये जो है हाउ टू कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यही चीज़ अपन प्रैक्टिकल नंबर में यूज़ करेंगे, ठीक है।
मैं सारे चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से। अपन डिस्कस कर रहे हैं प्योरली एक सिचुएशन, ठीक है। एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि 3 सिचुएशन है। सब एकदम फोकसली देखेंगे स्क्रीन की तरफ। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, ठीक है। यहाँ है पर्टिकुलर्स, डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है और ये 3 सिचुएशन है। अपने को कुछ चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। सब ध्यान से इधर देखेंगे। कंपनी का टोटल कैपिटल है 50 लाख तीनों केस में, 50 50 50। अब 50 लाख को डिवाइड कैसे किया गया है, इक्विटी कितना डेप्थ कितना वो बता रहा हूँ। 50 लाख में इक्विटी है फर्स्ट सिचुएशन में 50 लाख और कितने नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख, ठीक है। ये रुपीज़ है और ये 5 लाख शेयर्स हैं। मतलब एक शेयर का भाव कितना, कंपनी अकाउंट्स पढ़े थे 11th क्लास में, बताओ। 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो पर शेयर का भाव कितना, 10 रुपया, ठीक है। नाउ सिचुएशन 2 में उसी तरह इक्विटी कैपिटल कितना है 40 लैक्स, 4 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं। और थर्ड सिचुएशन में इक्विटी है 30 लैक्स, ठीक है। 3 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं। डेप्थ कितना, नील। इस सिचुएशन में 10 लाख डेप्थ, यानी कि लोन समझ लीजिए, डिवेंचर समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। डेप्थ है 10 लाख, यहाँ पे है 20 लाख। इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, यानी कि ज़ीरो, ठीक है। टैक्स रेट कितना है 30%, 30%, 30%। इंटरेस्ट ऑन डेप्थ और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑफ डिवेंचर, यानी कि ये जो डेप्थ है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसमें मतलब 10% है, 10%, 10%। यानी कि इसके ऊपर जो ये कैपिटल है इसके ऊपर कितना ब्याज कंपनी को चुकाना है, कंपनी को कितना परसेंट रेट से इनको इंटरेस्ट पे करना है, वो है ये 10%, 10% एंड 10%। EBIT कितना दिया गया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT मतलब अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। EBIT 7 लाख रुपये तीनों केस में। क्लियर है, ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को ये चेक करना है कि डेब्ट फाइनेंसिंग बेटर है या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग बेटर है या इक्विटी फाइनेंसिंग। देखो फर्स्ट केस में डेब्ट है ही नहीं, यानी कि डेब्ट फाइनेंसिंग 0 है। सेकंड सिचुएशन में डेब्ट फाइनेंसिंग 10 लाख है और थर्ड सिचुएशन में डेब्ट को इंक्रीज़ किया गया है, ये देखने के लिए कि डेब्ट फाइनेंसिंग अच्छा है या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग अच्छा है, ठीक है। इक्विटी को कम किया गया, डेब्ट को इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। इस सिचुएशन 1 से लेकर 3 तक यही किया गया, इक्विटी को कम किया गया और डेप्थ को इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखें EBIT 7 लाख, EBIT 7 लाख इन 3 केस, माइनस सबसे पहले क्या करते हैं, याद करो वो फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, याद आया। उसमें पहले क्या था, EBIT से सबसे पहले माइनस क्या करते थे, इंटरेस्ट। फर्स्ट केस में डेप्थ नहीं है तो इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सेकंड सिचुएशन में डेप्थ कितना है 10 लाख, तो इंटरेस्ट कितना 1 लाख। कैसे कैलकुलेट किया गया है, 10/100 इंटू 10 लाख। यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन दिया गया ब्रैकेट में। 10 क्या है, ये इंटरेस्ट रेट है और ये इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया गया इस डेप्थ वाले अमाउंट के ऊपर, तो आ गया 1 लाख। नाउ लाइकवाइज थर्ड सिचुएशन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया किसके ऊपर, ये डेप्थ 20 लाख के ऊपर, तो आ गया 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आएगा क्या, PBT या फिर EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो नाउ PBT 7 लाख का 7 लाख ही रहा क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं। इस सिचुएशन में 1 लाख इंटरेस्ट था तो 6 लाख आ गया। इस सिचुएशन में 5 लाख रुपया PBT आया आपका। नाउ इससे माइनस क्या करेंगे, टैक्स। आप बोलेंगे ये फॉर्मेट कहाँ से लाया आप, ये क्या कर रहे हैं, ये मैं बताया था हाउ टू कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर में, उस चीज़ में वो क्लास में मैं बताया था। क्लास 3 या क्लास 4 में है या फिर 2 में, 2, 3, 4 पार्ट में किसी में भी है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो इससे टैक्स माइनस करेंगे, 30% टैक्स रेट दिया गया यहाँ पे तीनों सिचुएशन में, तो 30% अप्लाई किसके ऊपर होगा, 7 लाख के ऊपर, तो 7 लाख इंटू 30/100 आएगा 2.1 लाख। लाइकवाइज यहाँ पे आएगा 1.8 लाख, यहाँ पे आएगा 1.5 लाख। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कि पैट बोलते हैं, पैट कितना आ जाएगा 4.9, 4.2, 3.5। सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं बोला ही था न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल अपन अभी डिस्कस करवा रहा हूँ आपसे। और ये स्लाइड मेरा ही डिज़ाइन किया गया है, ये मैंने खुद से बनाया है। तो ये पैट
आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में 4.9 है, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ 4.2, उसके बाद कम हुआ 3.5। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इस केस में है नहीं तो नील कर दिया हूँ। बच गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना आ गया 4.9, 4.2 एंड 3.5। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कहाँ से आया, यहाँ पे लिखा गया 5 लाख शेयर, 4 लाख शेयर और 3 लाख शेयर, 5, 4, 3। डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा EPS, जिस यहाँ पे है 0.98, फिर EPS थोड़ा सा बड़ा 1.05, नाउ उससे और ज़्यादा बड़ा 1.16। आप देखेंगे कि कंपनी में जैसा जैसा डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे EPS बढ़ रहा है। कंपनी में डेप्थ था तो कंपनी डेप्थ था 10 लाख तो 1.05 EPS था। कंपनी में डेप्थ और बड़ा 20 लाख तो कंपनी का EPS और बड़ा। दैट मीन्स शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। लेकिन आप बोलेंगे डेप्थ बढ़ रहा है फिर भी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, क्यों? ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। नाउ द फाइनल क्रक्स, वाई EPS राइज्ड। EPS राइज होने का कारण क्या है? 0.98 था, उससे 1.16 हो गया, मतलब EPS बढ़ा, मतलब शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ा। क्यों? वाई? क्योंकि इस कंपनी में ROI जो है वो ज़्यादा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट से। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। अब आप पूछेंगे कि ROI कहाँ से आया? ROI निकालने का फॉर्मूला है EBIT बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। EBIT इस सिचुएशन में था, तीनों ही सिचुएशन में आप देख लीजिए EBIT 7 लाख 7 लाख 7 लाख था, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करेंगे तो 14% आ रहा है, एंड 14% इज ग्रेटर देन 10%। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज दिस 10%? तो मैं बताया था आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है यहाँ पे 10%। तो अगर सिचुएशन है कि ROI ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से, तो कौन सा फाइनेंसिंग एडवाइजेबल है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेब्ट फाइनेंसिंग एडवाइजेबल है। तो चूँकि सिचुएशन ऐसा था कि ROI ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से, तो डेब्ट फाइनेंसिंग एडवाइजेबल था और हमने डेब्ट फाइनेंसिंग ही किया। हमने कंपनी में डेब्ट को बढ़ाया, नील से लेके 20 तक लेके गए। तो ज्यों हम कंपनी में डेब्ट को बढ़ाए वैसे ही कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता गया। 0.98 था अर्निंग पर शेयर, अब उससे बढ़ के 1.16 हो गया। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे आपने कितना रुपया कमाया, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो आप देखें कि हम वो फॉर्मूला को लगाए तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा। ठीक है, तो डेब्ट फाइनेंसिंग एडवाइजेबल था हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, और हमने प्रूव भी किया कि जैसे हमने डेब्ट को बढ़ाया तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये इसको स्टडी करके स्क्रीन में रख दिया हूँ। आपको जिसको नोट करना है आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। सिचुएशन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये सिचुएशन में अपना डिसीजन क्या था? डेब्ट फाइनेंसिंग एडवाइजेबल है। हमने डेब्ट फाइनेंसिंग एडवाइस किया, 10 लाख से 20 लाख इंक्रीज़ किया डेब्ट को, और इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ा, यानी कि शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ा। ठीक है, नाउ सिचुएशन 2, दैट मीन्स केस 2। यहाँ पे तो एक केस के अंदर 3 सिचुएशन है, सेम एग्जाम्पल है बट फिगर्स थोड़े चेंज हैं। वही कंपनी का कैपिटल है 50 लाख 50 लाख 50 लाख, तीनों सिचुएशन में टैक्स। इक्विटी कितना है इसमें? 50 लाख इक्विटी, फुल इक्विटी है, और 5 लाख शेयर्स हैं। डिवेंचर 0 है। लाइकवाइज यहाँ पे 40 लाख इक्विटी, 4 लाख शेयर, 10 लाख डिवेंचर। 30 लाख इक्विटी, 3 लाख शेयर डिवाइडेड इनटू, और मतलब 30 लाख जो इक्विटी कैपिटल है डिवाइडेड है 3 लाख शेयर में, और डेब्ट जो है 20 लाख है।
ठीक है, एग्जाम्पल पूरा सेम है, टैक्स रेट भी 30%। इंटरेस्ट रेट, मज़े की बात, इंटरेस्ट रेट वहाँ 10% था, यहाँ है 20% हर केस में। EBIT वहाँ पे 7 लाख था, यहाँ पे है 6 लाख, यही दो चीज़ का डिफरेंस है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ। EBIT 6 लाख माइनस इंटरेस्ट रेट सिखाया था पिछले बार, अभी ज़्यादा नहीं बताता। इंटरेस्ट रेट अगर अपन लगाएंगे, इंटरेस्ट रेट कितना 20% लगाएंगे किसके ऊपर, 10 लाख के ऊपर, तो 10 लाख इंटू 20/100 करेंगे तो 2 लाख आएगा। लाइकवाइज वैसे ही 20 लाख यहाँ पे डेप्थ था, 20 लाख इंटू 20/100 करेंगे तो 4 लाख आएगा। तो PBT कितना आ जाएगा, 6 - 0 6, 6 - 2 4, 6 - 4 2। PBT आ रहा है आपका, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे टैक्स रेट माइनस करेंगे 30%, जैसे पिछले बार किए थे वही सेम है टैक्स रेट, तो माइनस करेंगे तो ये फिगर आएगा। तो उसको टैक्स माइनस करने के बाद पैट आ रहा है आपका 4.2, 2.8 एंड 1.4। प्रेफरेंस डिविडेंड इस केस में है नहीं, तो नील 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 डिवाइडेड अपना 4.2 से माइनस करेंगे 0, तो आएगा 4.2, और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू ESH यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि सेम थे पिछले एग्जांपल के जैसे, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो कि 0.84, 0.7 और 0.47 आता है। तो आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देखिए पहले अर्निंग पर शेयर था 84 पैसे, अभी आ रहा है 70 पैसे, और थर्ड सिचुएशन में आ रहा है 47 पैसे ओनली। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा या घटा, अर्निंग पर शेयर घट गया, अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो गया, अर्निंग पर शेयर कम हो गया। क्यों ऐसा हुआ, वाई EPS डिक्रीज्ड। नाउ फर्स्ट चेक व्हाट इज ROI। ROI इज EBIT बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। EBIT अपने केस में था 60 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख, तो ROI आ रहा है 12%। ध्यान देने वाली बात, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट से कम है या बेसी है, कम है या ज़्यादा है। ध्यान देने वाली बात, 12% जो होता है वो कम है 20% से। 20% क्या है, 20% है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ, नहीं, बोले इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्व करना ज़रूरी है और इसमें मैं बीच में कोई मजाक नहीं कर सकता। तो ध्यान से सुनने वाली बात, तो 12% 20% से कम है या ज़्यादा है। ऑब्वियस सा बात है 12% जो है 20% से कम है, यानी कि ROI जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट से कम है या ज़्यादा है, कम है। बिना देखे बताइए कौन सा फाइनेंसिंग एडवाइजेबल होता। इस केस में इक्विटी फाइनेंसिंग एडवाइजेबल होता, इक्विटी फाइनेंसिंग एडवाइजेबल होता हमारे ब्रह्मास्त्र के हिसाब से। लेकिन हमने किया क्या, हमने किया इसका उल्टा, हमने किया इसका उल्टा। सिचुएशन को बिना समझे हमने लगा दिया डेप फाइनेंसिंग, डेप कम था उसको बढ़ाते गए, जिस कारण से EPS कम होता गया। जब ये चीज़ हमको पहले चेक करना था, जब ये EBIT 6 है और इंटरेस्ट रेट 20% है, तो ROI कितना आएगा, 6/50 करेंगे, 6 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आपका ROI आएगा 12%। तो जब हम देखें कि ROI 12% आ रहा है, उसी वक्त हमको डेप्थ को ख़त्म करके इक्विटी को इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पे भी इक्विटी को और इंक्रीज़ करना चाहिए, डेप्थ को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे इक्विटी को और इंक्रीज़ करना चाहिए, डेप्थ को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हम किए इसका उल्टा, ठीक, जिस कारण से अर्निंग पर शेयर जो है वो घट गया, अर्निंग पर शेयर जो है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हमने 2 केस डिस्कस किया। अब ये केस भी आप नोट करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन के ऊपर इसको बिना हिलाए रख देता हूँ स्टडी मोड में। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। ठीक है, हो गया आपका काम, आगे बढ़ते हैं अब। तो ये 2 सिचुएशन हमने डिस्कस किया और इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारा हम जो फॉर्मूला दे रहे थे कि ब्रह्मास्त्र जो है
ब्रह्मास्त्र। अभी रामायण में आपने देखा होगा कि राम जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। वही ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो कि आपके हर सिचुएशन में, चाहे जैसा भी राक्षस हो, जैसा भी प्रैक्टिकल नामक राक्षस हो, आप उसका वध कर पाएंगे। पहला ब्रह्मास्त्र, इफ ROI ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन क्या करना है, बताओ क्या करना है? डेप्थ लेना है, डेप्थ फाइनेंसिंग एडवाइजेबल है। दूसरा सिचुएशन, इफ ROI लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विटी फाइनेंसिंग इज एडवाइजेबल। तो यू एज ए फाइनेंस मैनेजर आप सीख गए कि किस सिचुएशन में क्या एडवाइस देना है। ठीक है, सो ये था ब्रह्मास्त्र, जो कि आपके हर शत्रु का विनाश करने में काम आएगा। अच्छा लगा होगा आपको ब्रह्मास्त्र, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्मास्त्र अच्छा था, और इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आपके हर सिचुएशन में ये बिल्कुल लाभदायक साबित होगा। यूज़फुल टेक्निक है, यूज़फुल फार्मूला है, जो कि आपको हर प्रैक्टिकल नंबर में, हर क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। सो दिस वाज टुडेज डिस्कशन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि मैं सिंप्लीफाई करना चाहा और अपना 100% दिया कि ये सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए। और अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, और एंड क्रक्स आपको बुक में लिखा ही नहीं है। ये जो क्रक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये बुक में लिखा ही नहीं है, और आप कंफ्यूज होते जाएंगे कि मतलब क्या करना है, एट लास्ट पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको रियल में अच्छा लगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्मास्त्र कैसा था। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कि इस टाइप का ब्रह्मास्त्र इस चैनल में मिलता है आज के युग में, और सर ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आगे के क्लास में अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन उस वक्त ये चीज़ भूलना मत आप। ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा उस वक्त ब्रह्मास्त्र क्या था, तो आप बोलेंगे इस चीज़ को, आपको भूलना नहीं। मैं बार बार रिपीट भी नहीं करूँगा। उस वक्त मैं आपका इनफैक्ट क्वेश्चन पूछ करके टेस्ट लूँगा, फिर आपको उस वक्त आना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।